A Hindi speaking teacher get posted in a primary school which is in the area of Punjab. Since he doesn't know the local language of that area, he should. एक हिंदी बोलने वाले उस्ताद की तानियाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में होती है। चूंकि वो इस इलाके के मकामी जबान नहीं जानता, इसे चाहिए कि अप्लाई फॉर द ट्रांसफर टू ए हिंदी स्पीकिंग एरिया, motivate the community to learn Hindi as its national or official language, communicate in English as it is difficult for him to understand their local dialect, use the child's language as a resource and start teaching Urdu. बट उर्दू की पढ़ाई हो तो पंजाबी में ना, पंजाबी लोकल डायलेक्ट सवाल में गड़बड़ है। लोकल डायलेक्ट बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करे और पढ़ाना शुरू करे। ये हो सकता है। वो उसने उर्दू के ट्रांसलेशन में उर्दू ले लिया, ठीक है, तो वो जबान जो है सीखेगा। बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करे और पढ़ाना शुरू करे। सेकंड, while designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on जबान की क्लास के लिए सरगर्मी तैयार करते वक्त उस्ताद को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हिंदी में भाषा की कक्षा के लिए कार्यात्मक गतिविधि तैयार करते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। Giving clear instruction, choosing a topic from their own surroundings, yes. Giving clear instruction for task, providing all necessary vocabulary required for the task, assigning an authentic piece of writing. जवाब क्या है इसका? इर्द गिर्द के माहौल से मौजू मुंतखब करने पर, परिवेश से विषय चुनने पर। English. Some children do not have exposure to English outside the classroom. So the teacher's proficiency in spoken English is essential because कुछ बच्चों को क्लासरूम के बाहर अंग्रेजी जबान से वास्ता नहीं होता, इसलिए उस्ताद की बोलचाल की अंग्रेजी में महारत जरूरी है। क्योंकि और हिंदी में कुछ बच्चों को कक्षा के बाहर अंग्रेजी का अनुभव नहीं होता, इसलिए शिक्षक के बोलचाल की जबान में दक्षता आवश्यक है। क्योंकि the teacher can give more time to grammar drills, the teacher can edit the errors in the student's learning process, the student may listen to and process the new language before they actually communicate it, the student can imitate, practice and drill the statement or sentences used by the teacher. इमिटेट नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, ग्रामर ड्रिल्स पर फोकस नहीं करना है। ग्रामर जो है लैंग्वेज के साथ में पढ़ाना है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज आ गई तो वहां पर डील करना है, स्पेशल ग्रामर पर फोकस नहीं करना है। द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में जो है बच्चे के जो है एरर नहीं करना है, उसके होने के बाद जो गलतियां है पहले उसको जो है देखना है, फाइंड आउट करना है, कोशिश करना है कि बच्चे वो गलतियां खुद से दुरुस्त करे, नहीं होती है तो फिर हम दुरुस्त करेंगे। सबसे बेहतर चीज क्या है? स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट, वो बच्चे जो है इंग्लिश पहले सुनेंगे इससे पहले कि वो बोले। यही जो है नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा जो बोलने से पहले क्या करेगा? सुनेगा। कुछ बच्चों को क्लासरूम के बाहर अंग्रेजी जबान से वास्ता नहीं है, इसलिए उस्ताद की बोलचाल की अंग्रेजी में महारत जरूरी है। क्योंकि तुलबा नई जबान को बोलने से पहले सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ बच्चों को कक्षा के बाहर अंग्रेजी और का अनुभव नहीं होता, इसलिए शिक्षक की बोलचाल की अंग्रेजी में दक्षता आवश्यक है। क्योंकि विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करने से पहले उसे सुन और समझ सकते हैं। Which of the following classroom practices help a teacher to develop oral language among the students? दर्ज झैल में से कौन सी क्लासरूम सरगर्मी तुलबा में जबानी
जबान को फरोग देने में मदद देती है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में सहायक है? कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। कोरस रीडिंग में क्या होता, बच्चा पढ़ेगा, बाद में उसके साथ में जो है बच्चे पूरी एक आवाज में सब एक साथ पढ़ेंगे। काय की बात कर रहा है ये? ओरल लैंग्वेज। तो रीडिंग का क्या काम है उसमें? कोरस रेसिटेशन, इंडिविजुअल रेसिटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, participating in role plays on any one of their favorite scenes, practicing the correct pronunciation of new or unfamiliar words। प्रैक्टिस नहीं करना है। जब भी जो है बच्चे को, टीचर को जो है ओरल पर फोकस करना है, तो बच्चे को जो है रोल प्ले में जो है शामिल करना है। रोल प्ले में क्या होगा, बच्चा कोई एक फेवरेट टॉपिक चूज करेगा और उस पर जो है बोलना शुरू करेगा, तो वो क्या होगा? रोल प्ले। रोल प्ले इस्तेमाल होता है खास तौर पर जो है बच्चे की बोलने की सलाहियत डेवलप करने के लिए। पसंदीदा मनाजिर पर मबनी किरदार अदा करने की सरगर्मी में हिस्सा लेना, ये वाला उर्दू में, ठीक है। हिंदी में पसंदीदा दृश्य पर आधारित भूमिका निभाने की गतिविधि। पांचवा सवाल है, इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। एक तामीरी या कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में जबान सीखने का अमल बुनियादी तौर पर किस पर मबनी होगा? एक संरचनावादी कक्षा में भाषा सीखना मुख्य रूप से किस पर आधारित होगा? कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में पूरी कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, पियाजे भी आ जाएगा, वाइगोस्की भी आ जाएगा, ब्रूगनर भी आ जाएगा, बराबर है। तो किसके जो है चीजें थे? ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंड राइटिंग डेवलपमेंट। माइन्यूट, बारीक बीन। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड। केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस। सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाना है हमारी। गुरोही गुफ्तगू और हम उम्र तुलबा के बाहमी तामुल पर हर बच्चे की तहरीर की बारीक बीनी से निगरानी और रिकॉर्ड रखने पर, यह नहीं रखना है, रोकने पर, इमले की गलतियों की इस्लाह और उनकी तकरार को जबान के निसाब को एहतियात से मुकम्मल करने पर। किस पर करेंगे? गुरोही गुफ्तगू और हम उम्र तुलबा के बाहमी तामुल पर। और इसमें क्या होगा? समूह चर्चा और सहपाठी सहभागिता पर। छठा सवाल है हमारा, एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। टीचिंग ग्रामर के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, मेमोराइज तो करना नहीं, अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, फंक्शनल अप्रोच क्या है? फंक्शनल मेथड हमने पढ़े लैंग्वेज का। फंक्शनल मेथड में क्या होता? फंक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी जो है बच्चे को जबान सिखाते तो ऐसी जबान सिखाते जो उसके इस्तेमाल में आए। फर्ज कर लो, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को टेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आया, आई एम जस्ट आई एम राइटिंग ए लेटर, या आई रोट ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर। ये बच्चे की जरूरत है कि वो टेंसेस इस्तेमाल करे, प्रेजेंट की बात करे, फ्यूचर की बात करे, या फिर पास्ट की बात करे। यहाँ पर उसको जरूरत पड़ रही है तो इतना ग्रामर सिखा देना। अब उसको नाउन के जो है फॉर्म में और उसकी डिटेल में, डिमॉन्स्ट्रेटिव और उसके बाद में पर्सनल और उसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज में लेकर नहीं जाना है। जो जरूरत मौके पर जो ग्रामर आ रहा है उसी को डील करते हुए जा रहा है। इसी वजह से तुमने जो है ना इंग्लिश की किताब में या उर्दू की किताब में देखे होंगे, उतना ही कंटेंट रहता है, नीचे सिर्फ जितना जो है सिलेबस में दिया हुआ है। समझ में आया? उससे ज्यादा ग्रामर देखते नहीं, सिर्फ सिलेबस पर जितना मबनी है उतना ही जो है ग्रामर उसमें देता है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रामर है। इसके साथ में ग्रामर के दो तरीके हैं। ग्रामर को दो तरीके से जो है बार बार सवाल पूछता है। पहला क्या है? डिक्लेरेटिव ग्रामर। क्या होता है ये डिक्लेरेटिव ग्रामर?
डिक्लेरेटिव ग्रामर में ऐसा होता है कि बच्चा जो है जानता है, नो, नोइंग, नोन, व्हाट, हु, विच, तो वो कौन सी चीज हो जाएगी, मतलब उसको ग्रामर के रूल्स पता है बस। अब वो ग्रामर के इस्तेमाल करता है रूल्स का, तो वो कौन से इसमें आएगा, प्रोसीजरल ग्रामर। और कई मरतबा ग्रामर हटा के सिर्फ डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज पर भी जो है वो क्या पूछता है, सवाल पूछता है। जबान के उस्ताद के तौर पर ग्रामर की तदरीस के हवाले से 10 झेल में से कौन सी बात सबसे ज्यादा अहम होगी, फेली या अमली तरीका इख्तियार करना। भाषा शिक्षा के रूप में व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करना। और ये समझ में आया ना, फंक्शनल मेथड, मतलब ऐसा मेथड जब जो है जितनी जरूरत है उतना ही ग्रामर सिखाना क्या है, फंक्शनल ग्रामर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही है। It is a planning of educational activities for the session. A textbook is the final thing for the teacher. पूरे पेपर में always, minute, इस तरह के जो जुमले आते हैं, और कौन सा दिया उसने, फाइनल, ये जुमले हमेशा निगेटिव होंगे क्योंकि ये एक्सट्रीमिटी को बताते हैं, किसी एक तरफ झुकाव बताते हैं कि नहीं फाइनल ऐसा ही होना चाहिए, तो हमारे को दरमियान में रहना है, कोई एक सिमत पर नहीं जाना है। समझ में आया, तो फाइनल माना जाएगा क्या, इट इज ए प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। ठीक है, जवाब है, इससे बेहतर मिल गया तो वो भी हो सकता है। अ टेक्स्ट बुक इज ए फाइनल, ये तो गलत है। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द करिकुलम, ये सबसे बेहतरीन है। टेक्स्ट बुक आर द ओनली, ओनली नहीं है, टेक्स्ट बुक पर हमारे को डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ करिकुलम में जितने ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में हमारी क्या करती है, ये मदद करती है। एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन, पूरी एक्टिविटीज किताब के अंदर है क्या, अगर से ये ऑप्शन नहीं रहता तो पहला सही था, लेकिन पहले से बेहतर ऑप्शन है, इस वजह से हम सेकंड वाला ले रहे। 10 झेल में से निसाबी किताब के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। ये तालीमी साल की सरगर्मियों की मंसूबाबंदी है, नहीं। निसाब किताब उस्ताद के लिए आखिरी चीज है, नहीं। ये निसाब में तयशुदा मकासद के हुसूल में मदद देती है, हाँ, ये सी। निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, यह शैक्षणिक सत्र की गतिविधियों की योजना है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए अंतिम साधन है, यह पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, पाठ्य पुस्तक पढ़ने का एकमात्र स्रोत है। इंग्लिश, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ए लैंग्वेज लर्निंग इज टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद क्या है। गुड, लर्निंग गैप को जानना ही क्या है, असेसमेंट का मकसद है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में फीडबैक देना है बच्चों को। यह डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है क्या। देखो, पीटीएम जो है जरूरी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना जरूरी है, लेकिन उसका मकसद जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेना देना नहीं है। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ जो है रिजल्ट भरना है, नहीं। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है निगेटिव होता है, हमारे को कौन से पर फोकस करना है, फॉर्मेटिव पर। इसको दूसरा वर्ड हम क्या कहते हैं, फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। जबान सीखने में तशखीसी इम्तिहान का मकसद है क्या है, सीखने वालों की समझ में मौजूद खला को जानना। और हिंदी में भाषा सीखने में निदात्मक परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों की समझ में मौजूद कमियों को जानना। डायग्नोस्टिक टेस्ट, और डायग्नोस्टिक टेस्ट को जो है किस तरह याद रखेंगे कि जैसा जो है दवाखाने में हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारा क्या करता है, सबसे पहले जांच करता है
रिपोर्ट लिख कर देता है, ये रिपोर्ट निकाल कर लाओ, उसके बाद में क्या करता है, दवाई गोली देता है। तो यही जो है, हाँ, जो डायग्नोस्टिक है वो जो है डॉक्टर के जो चेकअप के लिए दिया है वो डायग्नोस है, और जो है उसने दवा दिया वो क्या है, रेमेडियल टीचिंग है। इंग्लिश, द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन सीसीई इन लैंग्वेज इज, सीसीई में जो है लैंग्वेज, सीसीई में लैंग्वेज क्या है, सीसीई का मकसद है जबान में मुसलसल और हमगिर जांच, और हिंदी में भारत में भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है, देखो टेक्स्ट बुक के बारे में जानना है क्या, टू असेस देयर लर्निंग गैप्स, टू रेगुलर टेस्ट, असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। लर्निंग गैप्स देखते हैं, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इसमें क्या मतलब होता कि ये मुसलसल जांच होगी, लेकिन जो है जांच दो चीजें हैं, यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है, एवेल्युएशन जो है हम पढ़ते थे पहले, तो एवेल्युएशन था, एवेल्युएशन क्या है, ये जजमेंट देता है, क्या करता है ये, जजमेंट है, मतलब बच्चा कैसा है, ये एवेल्युएशन हो गया। इससे बेहतर चीज आई असेसमेंट, असेसमेंट में हम जो है जजमेंट नहीं देते, बच्चे की चीज का पता लगाते। अब वो असेसमेंट तीन तरह से होता, बच्चे खुद की गलती का पता लगाते, तो वो टीचिंग के दौरान नहीं होता, बच्चे आपस में अपनी गलतियां दुरुस्त करते हैं, एक बच्चा दूसरे की गलती करता है, ये बेस्ट असेसमेंट माना जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। दूसरा असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो है टीचर क्या करता है, पढ़ाना खत्म होने के बाद जो है या पढ़ाते वक्त में टीचर को लगता है कि बच्चे ने कौन सी सलाहियत हासिल किया और कौन सी नहीं हासिल किया, ये जानने के लिए वो यूनिट टेस्ट लेता है। वो उसके बाद में बीच बीच में जो है कभी सवाल लेगा कभी इमला लेगा, कभी जो है होमवर्क दे देगा, या फिर कभी जो है लिखने के लिए दे देगा, या फिर सवाल पूछकर करेगा, जो भी है उसको जानता है वो कि इसमें क्या खूबियां और क्या खामियां है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब तीसरा आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये साल में 2 बार होता है, इसी को असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट टर्म एग्जाम और सेकंड टर्म एग्जाम, ये दोनों एग्जाम, ये तीनों चीजें जिसमें आती है वो है सीसीई, समझ में आया। लेकिन सीसीई का मेन मकसद क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग में हम जो है बच्चे के जो है गलतियां दुरुस्त कर सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में बच्चे की गलतियां दुरुस्त हो सकती है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बच्चे की गलतियां दुरुस्त नहीं होती है, फाइनल एग्जाम देकर बच्चा निकल जाएगा, समझ में आया। तो कंटिन्यू, इसका मकसद जो है सीसीई का, ये मतलब मकसद क्या है इसका, कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन, ये चीज है, लेकिन इस वजह से नहीं लाया गया, लाया गया काय के लिए कि बच्चों की जो खामियां उसका पता लगा के उसको दुरुस्त करे, असेस देयर लर्निंग गैप्स। और ये जब भी आएगा ना वर्ड अचीव, ये निगेटिव में आएगा, इसी के साथ में एक चीज आती है अचीवमेंट या अचीवमेंट टेस्ट, ये भी निगेटिव होगा, समझ में आया। अचीव पर हमारे को फोकस नहीं करना, बच्चे ने ये पा लिया, ये जानना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद क्या है, ऊपर और नीचे के बीच में जो है जितना खेल है वही जो है टीचर का है। सीसीई का मकसद, सीसीई का मकसद क्या है, इनके सीखने के खला का जायजा लेना इनके सीखने की कमियों का आकलन करना। अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लॉज 2 में क्या था, 15 साल, 1 में क्या था, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट लैंग्वेज 3 में। कब आया था ये एक्ट, और दूसरा जो है ये जो है एक्ट का नाम क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। हाँ, एक्ट का नाम भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और जवाब भी यही है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। गुड,
या नहीं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नहीं है। एक ये यही एक्ट आया, इसमें जो है 343 क्लॉज 1 क्या है, हिंदी। 343 क्लॉज 2 इंग्लिश, कितने दिन के, 15 साल के लिए। और 343 क्लॉज 3 इंग्लिश जो है एसोसिएट लैंग्वेज। समझ में आया? एसोसिएट लैंग्वेज एक्ट नहीं आया। और एक चीज जो है यहां पर ध्यान में रख लो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? मदर टंग है, सेकंड लैंग्वेज, तो कौन कौन सी हो सकती है सेकंड लैंग्वेज? नहीं, इंग्लिश। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के ताल्लुक से एक बात ध्यान में रहे, जैसे जो है हम उर्दू साइडर है, हमारी मदर टंग कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज होगी रीजनल लैंग्वेज, कौन सी है? मराठी या हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज में नहीं जाएगी, इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज में भी नहीं आएगी। भारत में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो कौन से तौर पर पढ़ाई जाती? सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये, और फॉरेन लैंग्वेज कब से आएगी? सेकेंडरी लेवल से। वो ऑप्शनल रहेगी या फिर जो है कंपलसरी रहेगी? ऑप्शनल रहेगी। क्लासिकल लैंग्वेज कैसी रहेगी? ये 3 ही रहेंगे, लेकिन नाम नहीं रहेगा। मदर टंग मेन है, उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज कोई भी रह सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की मराठी है, तो कोई जो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकता है, फिर जो है हिंदी ले सकता है। तो ये दोनों सेकंड लैंग्वेज है और ये पहली लैंग्वेज है। समझ में आया? हमारे भारत में मदर टंग के तौर पर इंग्लिश नहीं है अभी भी, सिर्फ है। चलो, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी को सह सहकारी भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? राज्य भाषा अधिनियम अनुच्छेद 343। English. A teacher is appreciating a child for his overall language use. Though some of the words were misspelled by him, the teacher is using dash approach in her class. A teacher is appreciating a child for his overall language use. काय के लिए? ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए, मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों के लिए उसको क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है। दो, हालांकि सम ऑफ द वर्ड्स वेर मिसस्पेल्ड बाय हिम, लेकिन उसके जरिए से कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जिसमें लिखने में उसने क्या किया? स्पेलिंग मिस्टेक किया। द टीचर इज यूजिंग डैश अप्रोच, कौन सा? गुड, होल लैंग्वेज अप्रोच। यहां पर कंस्ट्रक्टिविस्ट से जो है कंफ्यूज मत होना, समझ में आया? यहां पर कम्युनिकेटिव भी नहीं, स्ट्रक्चरल अप्रोच का इस्तेमाल होता जब वर्ड्स या ग्रामर वगैरह पढ़ा रहे। एक कम्युनिकेटिव अप्रोच का इस्तेमाल होता ग्रुप डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, रियल टाइम सिचुएशन के लिए, या रियल टास्क, कम्युनिकेटिव टास्क देने के लिए। समझ में आया? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट में जो है बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता, लेकिन यहां पर बात बोल रहा है होल, ओवरऑल। जब भी लफ्ज ओवरऑल आएगा तो कौन सा इस्तेमाल होगा? होल लैंग्वेज अप्रोच। इसमें जो है चारों स्किल्स को एक साथ में इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। उस्ताद बच्चे के मजमूई जबान के इस्तेमाल पर इसकी तारीफ कर रही है, हालांकि इसने कुछ अल्फाज गलत इमले के साथ लिखे हैं। उस्ताद क्लास में कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है? कुल्ली जबान। एक शिक्षक बच्चे के समग्र भाषा प्रयोग की सराहना कर रही है, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। शिक्षक कक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपना रही है? संपूर्ण भाषा। क्यों? क्योंकि एक तो ओवरऑल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दूसरा राइटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। Which approach lays a lot of emphasis on habit formation? कॉग्निटिव अप्रोच तो पता है, पियाजे के पूरे उसूल उसमें आ जाएंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच में मैंने अभी बताया कौन सी चीजें? डिबेट, डिस्कशन,
पीयर ग्रुप, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सिचुएशनल टॉपिक, ये जो है किसके कम्युनिकेशन। बिहेवियरिस्ट में किसने दिया था? बिहेवियरिस्ट। इक्लेक्टिक में हर तरीके का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? इक्लेक्टिक मेथड। इसका नाम आता है, स्किनर से जोड़ते हैं इसको, स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर। और हैबिट फॉर्मेशन की बात कौन करता है? स्किनर करता है। इसके मुताबिक हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? लैंग्वेज है। कौन सा तरीका आदत साजी पर ज्यादा जोर देता है? रवैया जाति तरीका। कौन सा दृष्टिकोण आदत निर्माण पर अधिक बल देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। या हम जो है ना उर्दू और इंग्लिश में इस वजह से डबल पढ़ रहे हैं ताकि वो भी हमारे जहन में रहे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? आंख बंद करके बताओ। सिर्फ एक ही है, इसको कहते हैं वर्ड स्मार्ट। और लैंग्वेज में सिर्फ एक इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा, वो हमेशा होगी वर्ड स्मार्ट। ये नाम की इंटेलिजेंस है नहीं, ये नाम की भी नहीं है, ये है लेकिन ये ड्राइवर, आर्किटेक्ट, पायलट, ये सब लोग जो है इसका इस्तेमाल होता है। कसीर जहानत के नजरिए के तनाजुर में 10 झैल में से कौन सी जहानत जबान से मुताल्लिक है? लिसानी लफ्जी जहानत, देखो, रवानी दुरुस्तगी जहानत नहीं, बसरी मकानी जहानत नहीं, जखरे अल्फाज ग्रामर जहानत नहीं, लसानी जबानी जहानत। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? भाषिक शाब्दिक बुद्धि। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड। डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन। गुड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब जो है ना ये पूरे मेथड के बारे में, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, दोनों चीजों को जो है गौर से देखो। बायलिंगुअल मेथड क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड क्या होता है। सबसे पहले जो है ग्रामर सिखाने के लिए जो है ना वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौर में जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, उससे पहले जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे। सबसे पुराना तरीका बोलते हैं इसको, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट मेथड। उसके अलावा इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये मेथड में क्या होता था, पढ़ाते वक्त में सबसे पहले जो है बच्चे को इंग्लिश की एक नोट दी जाती थी, एक जो है पैराग्राफ, उसका जो है ना पूरे वर्ड के जो है एक लिस्ट में मायने लिखे हुए रहते थे। फर्ज कर लो हमारी मातृ जबान उर्दू है, तो पूरे वर्ड में जो है इंग्लिश में जो है वर्ड लिखे हुए हैं और उसके मायने उर्दू में लिखे हुए, ये एक वोकेबुलरी की लिस्ट देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, वो जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन उर्दू में करेगा, वो मायने देख देख कर। फिर उसके बाद में वो मायने के जो है दोबारा जो उर्दू में ट्रांसलेट किया उसी को खुद से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। वो तरीका कहलाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें दो जबानों को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। सबसे पहला मादरी जबान, दूसरी टारगेट लैंग्वेज। जो तुम लैंग्वेज सीख रहे वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो हिंदी मराठी या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, एक ये बहुत पुराना तरीका है। इसमें जो है सिर्फ जो है बच्चे के किस पर होता था, ग्रामर पर फोकस होता था, बच्चे के जो है जबान के सिर्फ रटने पर, क्योंकि उसको लिस्ट याद करना पड़ता था मायने की। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं था। उसके बाद में जो है आया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे कि मादरी जबान को अहमियत हासिल थी इसमें और दूसरी लैंग्वेज को जो टारगेट लैंग्वेज है। तो डायरेक्ट मेथड में ये हुआ कि मादरी जबान हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्लास में हुए तुमको मादरी जबान नहीं आती, जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलो या फिर खामोश बैठो। ये कौन सा तरीका है?
डायरेक्ट मेथड, इसमें तुम्हारी मादरी जबान को पूरा बंद किया जाता है। इसी वजह से वैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की बायलिंगुअल मेथड में दोनों जबानों का अहमियत दी। पहले मेथड ने क्या किया था, सिर्फ जो है दो जबान को दिया, अहमियत दिया मादरी जबान को, और इसको डायरेक्ट मेथड ने कहा कि मादरी जबान को हटा दो। फिर बायलिंगुअल मेथड ने बोला कि नहीं, दोनों जबानों का अहमियत देना चाहिए। वो तरीका कौन सा कहलाता है, बायलिंगुअल मेथड। फिर उसके बाद में नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, जैसे लैंग्वेज सीखी जाती है, जैसा जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वही तरतीब में तुम जो है सिखाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड। होल मेथड, तमाम स्किल्स को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, ओवरऑल लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो कौन सा तरीका कहलाता, होल लैंग्वेज अप्रोच। क्लासरूम में मादरी जबान के इस्तेमाल पर पाबंदी किस तरीके तदरीस की नुमाया खुसूसियत है, बराह रास्त तरीका। कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध किस पद्धति की प्रमुख विशेषता है, प्रत्यक्ष पद्धति। डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सिंटेक्स नहीं, ये तो गलत है। सिंटेक्स, ये जवाब है इसका, सिमेंटिक्स। सिंटेक्स कहते हैं जबान के स्ट्रक्चर के एतबार से सीखने को। वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसी के एतबार से, या जुमले का जो स्ट्रक्चर है उसके एतबार से समझना क्या कहलाता है, सिंटेक्स। सिमेंटिक्स, मायने के एतबार से लैंग्वेज का जो इस्तेमाल क्या है, सिमेंटिक्स कहलाता है। कोलोक्वेशन, कोलोक्वेशन में शायद जो है दो जबानों के जो है ना वर्ड को जो है एक साथ में जोड़कर पढ़ाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग टी, इस तरह। और कोलोक्वेल में क्या होती है, रोजमर्रा की जबान बोली जाती है, रोजमर्रा की जबान, इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, बिक्स। दो चीजें होती है, बिक्स और काल्प। दोनों किसने दिया है, जेम्स क्यूमिन, जेम्स क्यूमिन ने दिया है। इस पर भी सवाल पूछा है कि बिक्स का कंसेप्ट किसने दिया। बिक्स कहते हैं रोजमर्रा की जबान जो स्कूल के बाहर बोली जाती है, वो जबान कौन सी है, बिक्स। और काल्प क्या है, स्कूल में या स्कूल के अंदर जो बोली जाने वाली जबान है वो क्या है, काल्प। हमारा जवाब क्या है यहां पर, सिमेंटिक्स। जबान में मानी की सतह से कौन सा शोबा मुताल्लिक है, मानियात। ठीक है, मानियात, हाँ, सिमेंटिक्स। भाषा में अर्थ के स्तर से कौन सा क्षेत्र संबंधित है, अर्थ विज्ञान। A teacher of class 5th wishes to teach a complex language structure from syllabus. Complex language structure from syllabus. She should ask student to memorize rules, not teach the complex structure and avoid it. Focus on listening, speaking practice instead of teaching grammar. Use a grammar game with a focus on this. ठीक है, पांचवी जमात के एक उस्ताद निसाब से जबान की एक पेचीदा साख्त पर पढ़ाना चाहती है, उसे चाहिए कि ग्रामर पढ़ाने की बजाय सुनने बोलने की मश्क पर तवज्जो दे। नहीं, इस पेचीदा साख्त पर मबनी ग्रामर खेल इस्तेमाल करके पढ़ाए। कक्षा 5 की एक शिक्षिका पाठ्यक्रम से भाषा की एक जटिल संरचना पढ़ाना चाहती है, उसे चाहिए कि विद्यार्थियों से नियम याद करवाए, नहीं, जटिल संरचना ना पढ़ाए और उसे टाल दे, नहीं, व्याकरण सिखाने की बजाय सुनने बोलने के अभ्यास पर ध्यान दे, इस जटिल संरचना पर आधारित व्याकरण खेल का उपयोग करे, खेल का इस्तेमाल करे, क्योंकि बच्चा एक्टिवली उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट करेगा। As per Noam Chomsky's theory, the role of language acquisition device led helps children to, इससे मिलता जुलता और एक कंसेप्ट पढ़े थे हमने, क्या था वो,
क्या ये सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। चलो, नॉर्म चॉम्स्की के मुताबिक क्या है? दो चीजें के बारे में बताता नॉर्म चॉम्स्की। एक तो बात करता है लैड। लैड क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब यह है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से, एक ब्रोकाज एरिया है, एक वर्निक एरिया है। ब्रोकेज एरिया बोलने के लिए जो है हमारे को क्या जिम्मेदार है, और वर्निक्स एरिया जो सामने वाला बोल रहा है वो जबान समझने का इंतजाम किसके जिम्मे है? वर्निक एरिया की। दो एरिया है। अब ये दोनों एरिया के अलावा इसने दूसरी बात किया था यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, इसी को जो है ग्रामर को हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर भी इसका क्या है? दूसरा नाम है जनरेटिव ग्रामर। अब ये दोनों चीजें क्या है? जनरेटिव ग्रामर के मुताबिक, इसके मुताबिक कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो ये एक सलाहियत पैदा लेकर होता है, जेनेटिकली हेरिडेटरी उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है बोलने की। वो कहता है नॉर्म चॉम्स्की। मतलब किसको सपोर्ट करता है? हेरिडिटी को या एनवायरनमेंट को? हेरिडिटी को। दूसरी बात यह है इसके जो है सही ये है कि नॉर्म चॉम्स्की बताता है कि जैसा जो है हम बोलने की सलाहियत रखते हैं इसी वजह से बोल पाते हैं, वरना जानवर तो लाखों सालों से हमारे साथ में रह रहे, वो उनके अंदर बोलने की सलाहियत क्यों पैदा नहीं होती? और तोता जो बोलता है वो बोलता नहीं है, वो कॉपी करता है। मतलब उसके दिमाग का वो हिस्सा ही नहीं है जो समझे, वो सिर्फ कॉपी करता है आवाज को। और दूसरी बात करता है यूनिवर्सल ग्रामर की। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर इसके मुताबिक ये चीज है कि हम जब जबान सीखते हैं तो जबान सीखते सीखते अपने तौर पर हमारा दिमाग जो है रूल और उसूल बना लेता है, वो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रामर या जनरेटिव ग्रामर। इसको ही कहता है जनरेटिव ग्रामर। ये उसूल के मुताबिक क्या है? जैसा उर्दू सीखते सीखते हमारे से जो है उर्दू बोलने में गलती होती है कभी नहीं? क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने जो टेंसेस की बात करें, मैं आज खाना खाऊंगा, तो मेरा बोलने का जो मकसद है, जो जबान से अल्फाज निकाल रहे मकसद भी वही है, जबकि मैंने टेंसेस सीखा क्या? नहीं। ये जो मैंने ग्रामर पिकअप करा, ये मेरे दिमाग ने स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सल ग्रामर से पिकअप करा, ये इसके कहने का मतलब है। तो कौन सा जवाब है हमारा? जनरेट ग्रामर रूल्स। हमारा जो है दिमाग क्या करता है? रूल्स जो है जनरेट करता है, खुद से जो है एक सिस्टम बना लेता है जिससे हम समझ जाते हैं हाँ ये वक्त में ये ऐसे ही बोलना है। लैड का किरदार बच्चों में नॉर्म चॉम्स्की के नजरिए के मुताबिक जबान हासिल करने के लिए किसमें मदद देता है? किसमें मदद देता है? ग्रामर के कवायद पैदा करने में। इसको ही हम क्या कहते हैं? जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर। नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा अर्जन का उपकरण लैड बच्चों का किसमें सहायता करता है? उत्पन्न करने में। नॉर्म चॉम्स्की का नाम जो है अभी जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी आया है, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज इज ए हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है? रुकावट। चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज इज ए हर्डल इन लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। बच्चा कभी गलती नहीं कर सकता ऐसे मामले में, जो भी कर रहा सही है। As a teacher, you would like to give a list of English words on the very first day. Children come to school with a treasure of experience and their mother tongue acts like a resource in learning English language. ठीक है? 10 जन में से कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चों की पहली जबान अंग्रेजी सीखने में रुकावट है। अंग्रेजी पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि वो हर जगह पहली जबान इस्तेमाल करते हैं। उस्ताद पहले दिन ही अंग्रेजी अल्फाज की फहरिस्त देना चाहेगा। बच्चे तजुर्बात का खजाना लेकर स्कूल आते हैं और मादरी जबान अंग्रेजी सीखने में जरिया बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की प्रथम भाषा अंग्रेजी सीखने में बाधा है। अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है क्योंकि वे हर जगह अपनी प्रथम भाषा का प्रयोग करते हैं। शिक्षक पहले ही दिन अंग्रेजी शब्दों की सूची देना चाहेगा।
बच्चे अनुभवों का खजाना लेकर स्कूल आते हैं और मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में साधन बनती है। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेसेस, फ्रेसेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉसेस, क्लॉसेस ज्वाइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज क्या? सिमेंटिक्स मीनिंग में आया। ये जो है ना स्ट्रक्चर की जब भी बात करेगा, स्ट्रक्चर की जब भी बात करेगा वो क्या होगा? सिंटेक्स होगा। यहां बात कर रहा है वर्ड से मिलकर क्या बना है? फ्रेज, फ्रेजेस से मिलकर क्लॉसेस और क्लॉसेस से मिलकर जो है जुमला बना है। तो मतलब बात किसकी कर रहा है? और इसी चीज को अगर से वो ऐसा बोले कि वर्ड से पहले जो है वर्ड बढ़ाया, फिर जो है क्लॉसेस फ्रेसेस पढ़ाया, फिर क्लॉसेस पढ़ाया, फिर सेंटेंसेस पढ़ाया, तो कौन से मेथड की बात कर रहा है? टॉप डाउन या बॉटम अप? क्या नाम है? बॉटम अप। यहां पर क्या जवाब है हमारा? सिंटेक्स। अल्फाज के फिक्रों में, फिक्रों के जुमलों में और जुमलों की तश्कील के मुताल्ले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नहू। शब्दों से वाक्यांश, वाक्यांश के उपवाक्य और उपवाक्यों से वाक्य बनाने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश में 44 साउंड्स है। इसमें से वॉवेल साउंड जो है वो होते हैं 12 और डिप्थोंग वॉवेल होते हैं, वो भी वॉवेल ही होते हैं। डिप्थोंग वॉवेल होते हैं 8। ये हो गए वॉवेल। और उसके बाद में होते हैं कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। 20 प्लस 24 कितने होते हैं? 44। तो वॉवेल साउंड कितने हैं? 24। वॉवेल साउंड 20 है और कंसोनेंट साउंड कितने हैं? 24 है। उसमें डिप्थोंग है और जो है प्योर वॉवेल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है प्योर वॉवेल और ये जो है डिप्थोंग वॉवेल। कौन से वॉवेल? अरे तो तुम्हारे को 44 जो है साउंड दिख रहे हैं क्या? उसमें अल्फाबेट है क्या? वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड 20 है और कंसोनेंट साउंड 24 है। ऐसे मिलाकर इंग्लिश में टोटल साउंड कितने हैं? 44, 44। यहां पर क्या पूछ रहा है सवाल? साउंड। वैसे वॉवेल कितने हैं? वॉवेल कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में? इनके साउंड कितने? 20। और इसके अलावा जो बचे हैं वो क्या है? कंसोनेंट है। और इसके साउंड कितने? 24। तो कंसोनेंट साउंड कितने इंग्लिश में? 24। अंग्रेजी जबान में कितनी सामत आवाजें होती है? 24। अंग्रेजी भाषा में कितनी व्यंजन ध्वनियां होती हैं? 24। According to National Curriculum Framework 2005, English dash in India is in a multilingual country. Good. Associate language. फर्स्ट लैंग्वेज है क्या? ये फॉरेन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। देखो ये फर्स्ट लैंग्वेज जो है हो सकती है दूसरे मुल्कों में, फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है दूसरे मुल्कों में। ग्लोबल लैंग्वेज तो ये है, लेकिन इंडिया में क्या है? ये एसोसिएट लैंग्वेज। कौन सा है उसका नियम? एक्ट कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसका 343 क्लॉज 3। चलो, कौमी निसाब
कौमी निसाब फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक हिंदुस्तान जैसे कसीर लिसानी मुल्क में अंग्रेजी खाली जगह है। क्या है? माउंट जवाब। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में अंग्रेजी खाली जगह है, सहायक भाषा। A teacher divides the class in small groups। बगैर सिर्फ एक जुमले पर से मुझे जो है बता सकते हैं कौन सा अप्रोच है? सिर्फ एक जुमले पर से स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कौन सा अप्रोच होगा? नहीं, चलो पढ़ो, पहले सवाल पढ़ते। A teacher divides the class in small groups and asks them to discuss and present their views on safe environment. Students are free to plan and present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as and when required. Which approach methods is followed in the class? Small groups, discuss, सिचुएशन पर टॉपिक, कौन सा है? कौन सा? असल में यहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? कम्युनिकेटिव अप्रोच होना चाहिए यहां पर, क्योंकि ये पूरी फिगर किसकी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच की पूरी डिटेल है। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा? क्रिएटिविटी, चॉइस। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच हो रहा है? अगर से ये नहीं रहता तो फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेचुरल अप्रोच में जो है तुम्हारे को बच्चे को जो है नेचुरल ऑर्डर में सिखाना है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तरतीब में सिखाते हैं तो नेचुरल अप्रोच। ये चारों स्किल को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं तो होल लैंग्वेज अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच, सब मेथड का इस्तेमाल करते हैं एक ही मेथड में, तो इक्लेक्टिक अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर सिखाने के लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा तरीका हो गया? स्ट्रक्चरल अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच, ग्रामर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे तरीके में क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को उसूल बताया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर सब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने क्या बता दिया पहले? स्ट्रक्चर। अब यहां पर बोलता हूं आई राइट अ लेटर। अब मैंने पहले क्या बताया था? रूल, फिर उसके बाद में दिया एग्जाम्पल। ये तरीका है डिडक्टिव। लेकिन यही तरीके को जो है अगर से मैं करूं, ये दिया और उसके बाद में जो है ये मैंने मिसाल लिख दिया, फिर उसके बाद में मैं उसूल लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा मेथड हो गया? इंडक्टिव मेथड। एक उस्ताद क्लास को छोटे ग्रुपों में या ग्रुपों में तकसीम करता है और माहौल बचाव पर गुफ्तगू और पेशकश को कहता है। तुलबा को मंसूबाबंदी और तख्लीकी पेशकश की आजादी दी जाती है। आजादी कौन से मेथड में मिलती है? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट, वाइगोस्की, पियाजे, ब्रूनर, इनके जो है पूरे उसूल आएंगे। और उस्ताद जरूरत के मुताबिक रहनुमाई करता है कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? तामीरी तरीका। स्तंभाती तरीका डिडक्टिव मेथड, फितरी तरीका साख्ती तरीका स्ट्रक्चर मेथड। एक शिक्षक कक्षा को छोटे समूह में बांटता है और पर्यावरण बचाव पर चर्चा व प्रस्तुति करने को कहता है। विद्यार्थियों का योजना और रचनात्मक प्रस्तुति की स्वतंत्रता है तथा शिक्षक आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करता है। कक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? संरचनावादी दृष्टिकोण। देखो दोनों में कंफ्यूज मत है, संरचनावादी और संरचनात्मक, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टिव। A teacher of class 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, Today let's have fun and read this book for our pleasure. This reading is called good extensive reading.
क्यों? रीडिंग जो है ना कितने तरह की होती है पता है? एक कौन सी होती है? स्कीमिंग। एक क्या होती है? स्कैनिंग। उसके बाद में इंटेंसिव और उसके बाद में एक्सटेंसिव। ये जो है आमतौर पर पूछता है जनरल आइडिया मालूम करने के लिए, मतलब मफहूम मालूम करने के लिए। किसी टॉपिक को फर्ज कर लो, कोई जो है एग्जाम में पैराग्राफ दिया और तुम जो है सवाल को सर्च करते हैं, तो वो तुम क्या कर रहे हैं? स्कैनिंग कर रहे हैं। समझ में आया? सर्च करना कोई टॉपिक को, किसी को, या जो है। और इंटेंसिव मेन रीडिंग है, इसमें जो है सबसे अहम रीडिंग कि तुम समझ रहे हो, उसका मतलब भी समझ रहे हो पढ़कर, वो क्या है? इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है, जिस्ट के लिए होती है। इसके लिए क्या है? प्लेजर के लिए, जिस्ट के लिए, दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। समझ में आया? मजे के लिए पढ़ना जिसको हम कहते हैं। चौथी जमात के एक उस्ताद, चौथी जमात की एक उस्ताद थोड़ी ये भी जो पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, स्टेरियोटाइप। हर बार जो टीचर लेडीज ही बता रहे हैं। जेंडर सेंसिटिविटी चाहिए तो दोनों पर फोकस करना चाहिए। चौथी जमात की एक उस्ताद कुछ दिलचस्प किताबें लाती है और तुलबा में तकसीम करती है और कहती है आज खुशी के लिए इन किताबों को पढ़ेंगे, फॉर प्लेजर। इस पढ़ने को क्या कहते हैं? कबल मुताल्ला, बाद मुताल्ला, गहरा मुताल्ला या वसी मुताल्ला? वसी मुताल्ला। कक्षा 4 की एक शिक्षिका कुछ रोचक पुस्तकें लाती है और विद्यार्थियों में बांटकर कहती है आज आनंद के लिए इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। इस पठन को क्या कहते हैं? व्यापक पठन। 2.5-year-old child picks up his siblings book and look at the picture, tells a story. The child is इमर्जेंट लिटरेसी का मतलब मालूम है? इमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं ऐसा इल्म बच्चा जो है स्कूल में जाने से पहले बाहर से जो सीखता है उसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट लिटरेसी। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को पता है कि क्या बोलते हैं, ये किताब पर क्या लिखा हुआ है। फर्ज कर लो बच्चे को नहीं पता है ये जो है के पता है, समझ में आया? तो बच्चा जो है स्कूल में देख रहा है हाँ के से फोन आ रहा है कि के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है ये कुछ तो है बच्चे के पास में। ये जो पुराना इल्म है जिसका जो है बच्चे को पता है वो क्या कहलाता है? इमर्जेंट लिटरेसी। बच्चे के स्कूल में जाने से पहले जो उसके पास में मवाद या एक्सपीरियंस होता है या जो शऊर होता है तालीम हासिल करने का या समझता है वो क्या कहलाता है? इमर्जेंट लिटरेसी। और जो ये बच्चा करता है वो उसको कहलाता है वो इमर्जेंट रीडर। राइटर भी नहीं होता, स्टोरी राइटर भी नहीं होता और स्टूडेंट भी नहीं होता। स्टूडेंट कब बनेगा? जब वो स्कूल में दाखिल होगा। अभी स्टूडेंट है क्यों? किसके अंडर में पढ़ रहा है? समझ में आया? वो अभी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहा है। एजुकेशन भी 3 तरह का है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन वो जो हम जो है स्कूल और जो है मदरसे और यूनिवर्सिटी में हासिल करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन सोसाइटी में रहकर। नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन से जो हासिल करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, वो क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इमर्जेंट लिटरेसी और इमर्जेंट रीडर यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। राइटर, स्टोरी राइटर बन जाएगा बच्चा इतनी कम उम्र में? राइटर बन जाएगा? नहीं। क्या बनेगा? रीडर। उर्दू में इसका टर्म देखेंगे। 2.5 साल का बच्चा अपने बहन भाई की किताब उठाकर तस्वीरें देखते हुए कहानी सुनाता है। ये बच्चा क्या है? इब्तदाई लिखने वाला, इब्तदाई तालिब इल्म, इब्तदाई कारी, इब्तदाई कहानी लिखने वाला, इब्तदाई कारी। 2.5 वर्ष का बच्चा अपने भाई बहन की पुस्तक उठाकर चित्र देखकर कहानी सुनाता है। वो बच्चा क्या है? उभरता लेखक, उभरता विद्यार्थी, उभरता पाठक या उभरता कहानी लेखक? पाठक। विद्यार्थी नहीं, पाठक, रीडर। A teacher of class 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is
गुड। कौन सी है? क्यों? टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने से पहले जो है बोलती है और बच्चा वो सुनकर जो है समझ जाता है, मतलब उसकी सीखने की स्टाइल कौन सी है? सुनकर समझने वाली। किसी को देखकर समझ में आता है तो वो, किसी को करके समझ में आता है तो। और ये तरह की जो है एस्थेटिक नहीं होती कुछ। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? खूबसूरती। अब क्या जो है, तीसरी जमात की एक उस्ताद महसूस करती है कि कुछ तुलबा जबानी वजाहत से बेहतर समझते हैं। इनका सीखने का अंदाज क्या है? समई, बसरी, हरकी या जमालियाती? समई। कक्षा 3 की एक शिक्षिका पाती है कि कुछ विद्यार्थी मौखिक व्याख्या से अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। इनका सीखने का प्रकार क्या है? श्रवण, दृश्य, गतिज, सौंदर्यात्मक? सौंदर्यात्मक जवाब है हमारा श्रवण। A teacher asks the student to read the text for information and create their own interpretation beyond the literal level. Which sub skill is the practicing in the class? एक उस्ताद तुलबा से कहती है कि वो मालूमात के लिए मतन पढ़े और लफ्जी सतह से आगे जाकर अपनी तशरीह पेश करे। वो कौन सी ज़हली महारत की मश्क करवा रही है? एक शिक्षिका विद्यार्थी से जानकारी के लिए पाठ पढ़ने और शाब्दिक स्तर से आगे अपनी व्याख्या करने को कहती है। वो कौन सी उप कौशल का अभ्यास करवा रही है? पुनर्कथन, पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, सार लेखन? रीडिंग के वास्ते जो है ना अपना जो है पेडागोजी के लेक्चर है उसको गौर से देखना। समराइजिंग उसमें जो है हमारा नहीं, ये तीनों जो स्टेजेस है। लेकिन इसमें कौन सी स्टेज आ रही है? पैराफ्रेसिंग कहते हैं जब बच्चा जो है अपने अल्फाज में बातों को बताता है। जो पढ़ा अपने अल्फाज में बोलता है, अपने अल्फाज में कहानी सुनाता है, तो क्या है वो? पैराफ्रेसिंग। और बच्चा जो है जब बोलते पढ़ते पढ़ते ये समझता है कि आगे क्या आएगा, तो वो क्या कर रहा है? और उसके बाद बच्चा जो है समझता है कि इसका अंदाजा क्या होगा, ये इसका मतलब निकालकर ये जो लिखा हुआ है उसका मफहूम खुद से समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर खरगोश की और जो है कछुए की कहानी बच्चा सुनता है, पढ़ता है, अपने अल्फाज में बताया उसने, तो क्या है? अब बोलता है कि जैसा खरगोश जो है सो जाएगा, तो वो क्या है? प्रिडिक्टिंग। और इन्फरिंग क्या है पता है? वो पूरी कहानी खत्म होने के बाद बच्चा अपने तौर पर नतीजा निकालता है। हाँ, जब तक जो है हमारे काम कंप्लीट नहीं होता हमें जो है काम से रुकना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, रफ्तार भले ही स्लो हो लेकिन लगातार चलना चाहिए। ये कहानी में नहीं है, बच्चा खुद से जो है नतीजा निकाल रहा है, वो कहलाता है इन्फरिंग। तो ये जो है 3 स्टेजेस है रीडिंग की। और इसमें यहां पर कौन सी हो रही है? ये हो रही है इन्फरिंग। ठीक है, चलो आगे। कौन सी है? स्तंभात, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, कहानी सुनाना और कहानियां सुनना अहम किरदार अदा करता है क्योंकि कहानियां चलो काटते हुए चलते हैं, इसका तो मैं जवाब बता दूंगा लेकिन पहले ऑप्शन से काटते हुए चलते हैं। डिसिप्लिन, यूज मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स, क्या बचा? स्टोरी का 2 मतलब होता है। सबसे पहले लैंग्वेज को एज ए होल प्रेजेंट करने के लिए, तो तरीका कौन सा इस्तेमाल होगा इसमें? नहीं, मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? होल लैंग्वेज अप्रोच। इसमें बच्चा सुन भी रहा है, बोल भी रहा है,
पढ़ भी रहा और लिख भी रहा है, तीनों चीजें एक साथ में होती है। इसी वजह से तरीका कौन सा होता है, होल लैंग्वेज अप्रोच इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर सवाल है स्टोरी टेलिंग में जो है सुनना क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टोरी टेलिंग कराता है टीचर। उसके पीछे वजह है क्योंकि टीचर जो है बच्चे को जो है दो वजह है उसके पीछे कराने की। सबसे पहला तो लैंग्वेज एज ए होल, बच्चे को लैंग्वेज एज ए होल बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर टीचर ने स्टोरी सुनाया, बच्चों ने सुने, अब टीचर बोल रहा है अपने अल्फाज में बताओ, कचरे की और खरगोश की कहानी बच्चा अपने अल्फाज में बताता है, होगी बोलने की प्रैक्टिस। अब बोलता है अपने अल्फाज में जो तुम्हारे को याद है उसको लिखो, बच्चा लिखता है, समझ में आया। और जो लिखी हुई कहानी है उसको पढ़ता है, नतीजा निकालता है। ये सब चीजें कौन सी इसमें आती है, होल लैंग्वेज में। पहला। दूसरी चीज है इसका कि बच्चों को जो इससे इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा करता है बच्चों के लिए। तो प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कहानी का। कहानी सुनाना और कहानियां सुनना अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि नए और मुश्किल अल्फाज सिखाने में मदद देती है, नहीं। ग्रामर के मुख्तलिफ साख्ते इस्तेमाल करती है, नहीं। जबान को मुकम्मल सूरत में पेश करती है, हाँ। उस्ताद को नज्म ज़ब्त बरकरार रखने में मदद देती है। तीसरा, यहां भी भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत करती है। देखो लैंग्वेज के मेन मकसद क्या है, बच्चे को जो है सुनाना, लैंग्वेज बोलना आना, उसको पढ़ना आना और लिखना आना, ये चार मकसद है लैंग्वेज के, यही स्किल्स है। और ये स्किल के लिए जो है टीचर क्या करता है, कहानी सुनाता है। कहानी सुनाते सुनाते टीचर को, बच्चे को सबसे पहले तो इंटरेस्ट आता है, वो सब काम छोड़कर देखता है। तुम देखो कोई कहानी जो है बच्चे को सुनाओ या कोई पैराग्राफ सुनाओ, बच्चा कहानी ज्यादा याद रखता है। उसकी वजह क्या है, बच्चे को उससे दिलचस्पी रहती है, इंटरेस्ट आता है। एक, जब बच्चे को पता है कि हमारे को कहानी ज्यादा है, तो कहानी के ही टॉपिक जो है तुम पहली और दूसरी में और छोटी क्लासेस में देखते हैं, ताकि बच्चे को याद रहे। समझ में आया। स्टोरी छोटी छोटी रहती है। अब बच्चा जो है उसमें अपने अल्फाज भी निकालेगा, अपने अल्फाज में बयान भी करेगा, उसके बाद में जो है अंदाजा भी लगाएगा और खुद से सबक भी सीखेगा। मतलब लैंग्वेज की पूरी स्किल कैसे डेवलप हो रही है उसकी एक साथ। तो इसके लिए स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सवालात है ना, हर पेपर में तुम्हारे को इसमें से सवालात मिलेंगे, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और हर साल का पेपर उठाकर देखो यही सवालात रहेंगे। तो इस वजह से कंसेप्ट को क्लियर रखना। Before starting a new chapter on the honest woodcutter, the teacher started a discussion with the student on honesty. What is the teacher trying to achieve with this activity? The honest woodcutter, एक ईमानदार लकड़हारा। सबक शुरू करने से पहले उस्ताद तुलबा से ईमानदारी पर गुफ्तगू करती है। इस सरगर्मी से उस्ताद क्या हासिल करना चाहता है। द ऑनेस्ट वुडकटर पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक ईमानदारी पर चर्चा करती है। इस गतिविधि से शिक्षक क्या प्राप्त करना चाहती है। स्टूडेंट्स एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, असेस स्टूडेंट्स। देखो असेस की तो बात ही नहीं आ रही, असेस तो तब होगा जब हम पढ़ा लेंगे, ठीक है, या पढ़ाना शुरू कर देंगे तब असेस होगा। स्टूडेंट्स जो है अटेंशन, हाँ अटेंशन के लिए है, लेकिन अटेंशन के लिए नहीं होती है। तमीज क्यों बांधते हैं हम, अटेंशन के लिए बांधते हैं क्या। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, स्टार्ट करने से पहले वो क्या बांध रही है, तमीज। ऑनेस्ट वुडकटर टीचर स्टार्टेड डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट ईमानदारी पर चर्चा कर रही है। तुम अभी किताब देखेंगे उर्दू की, इंग्लिश की, उसमें जो है वार्मिंग अप एक्टिविटी में 4-5 सवाल देता है। वो क्यों सवाल देता है, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के लिए। सवालात भी कैसे रहते हैं, बच्चों के डेली लाइफ से जुड़े हुए। तो यहां पर मेन मकसद क्या है इसका, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज है, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तुलबा की साबिका मालूमात को फाल करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। Child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is a, एक बच्ची को नए साल में दाखला मिला। उस्ताद हैरान रह गई कि वो 4 जबानें रवानी से बोलती है मगर अंग्रेजी नहीं बोल सकती। वो बच्ची क्या है। एक बच्ची का नए विद्यालय में प्रवेश हुआ। शिक्षिका ये देखकर हैरान हुई कि वो 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती है लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाती। वो बच्ची क्या है, उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिलाकर दो, क्या है। देखो मोनोलिंगुअल कहते हैं ऐसा शख्स जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है, वो क्या हो गया, मोनोलिंगुअल। बायलिंगुअल 2 लैंग्वेज बोलने वाला। लिंग्विस्ट कहते हैं ऐसा शख्स जो जबान की स्टडी करता है।
तो बच्चा तो नहीं आएगा वहां, तो क्या होगा, जो स्टडी ऑफ माहिर लिसानियत जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या दिया, माहिर लिसानियत, ठीक है। तो बच्ची क्या है, ये मल्टीलिंगुअल, कसीर लिसानी, मोनोलिंगुअल एक जबान बोलने वाला, बाइलिंगुअल दो जबान बोलने वाला, मल्टीलिंगुअल एक से दो से ज्यादा जबानें बोलने वाला, और जो है ना लिंग्विस्ट कहते हैं ऐसा शख्स जो क्या करता है, जबान की स्टडी करता है, माहिर जबान, वो क्या कहलाएगा, लिंग्विस्ट। एक बच्ची का नए विद्यालय में प्रवेश हुआ, शिक्षिका ये देखकर हैरान हुई कि वे 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती है, ये तो हो गए ना बहुभाषिक। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words, is not able to get the meaning of those words he should। 5वीं जमात का एक तालिब इल्म सबक पढ़ते वक्त कुछ मुश्किल और नावाकिफ अल्फाज देखता है और उनका मतलब नहीं समझ पाता, उसे क्या करना चाहिए। देखो, आज द टीचर, गुड, सिया को सबाक से मतलब का अंदाजा लगाना। आज द टीचर नहीं, इग्नोर और स्किप वर्ड नहीं। आज किस क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, देखो यहां पर एवरी आ गया ना, जब भी जो है कोई एक चीज ऑलवेज, एवरी, ये चीज पर आ गया तो क्या होगा, वो निगेटिव में जाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, जब भी जो है बच्चे को मीनिंग के वर्ड्स निकालना है तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मतलब उसके आगे पीछे का सियाक व सबाक के मुतालिक उस लफ्ज का मतलब क्या होता है वो देखना। जैसे एक वर्ड है, क्या मतलब है, क्या मतलब होता है इसका, पहनना। इसका दूसरा मतलब, अब जो है मैं यही इसको समझ लूं कि इसका मतलब पहनना होता, और इसका दूसरा मतलब होता थक जाना। इसका मतलब पता है, खेल, है ना, खेल, इसका यही मतलब समझे। लेकिन जो है मैं बोलता हूं दिस शर्ट सूट्स यू, दिस शर्ट स्पोर्ट्स यू, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, अब ये तुम्हारे को सूट करता है। दिस शर्ट स्पोर्ट्स यू, इसका मतलब ये है कि ये शर्ट तुम्हारे पर सूट करता है। तो मायने जो है तुम जुमले के मुनासिबत से देखेंगे, ये नहीं कि इसका मतलब यही होता है। तो यही मतलब क्या है, गेस द मीनिंग इन कंटेंट, ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ये कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। सियाक व सबाक से मतलब का अंदाजा लगाए। थैंक यू। आज जो है हमारे ये खत्म हुआ।